हेलो स्टूडेंट। जीएस सब सिविल सर्विस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग पीटी मेंस के ओवरव्यू पे बात किए थे कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते थे। उसमें कमिटमेंट हम किए थे कि क्वेश्चन दिखाएंगे कहाँ से आते हैं। आप लोग पूछते हैं ना सर क्वेश्चन हार्ड आता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या सोर्स फॉलो करें। तो यही सब चीज़ों पे आज बात करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। यदि आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, यदि आप एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ते हो तो आप क्वेश्चंस मेंस के इजीली टैकल कर पाते हो। और आपको पता है कि मेंस में जब तक अच्छा नहीं करोगे और उत्तर लेखन सही तरीके से नहीं रहेगा तब तक आपके अच्छे नंबर्स नहीं आने वाले हैं। नॉर्मल पढ़ाई से अब नहीं होने वाला है। 67 तक आपका पुराने पैटर्न्स पे पूछा जा रहा था, 68 से काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। और अभी जो हम सोर्सेज दिखाने वाले हैं और क्वेश्चन पे डिस्कशंस करने वाले हैं, इससे आप जो लोग अभी 69वीं दे रहे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। और आगे आने वाले 70वीं 71वीं जो भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं जिस भी एग्ज़ाम के लिए, तो हाँ आपको इसकी बेनिफिट्स देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखने की कोशिश करते क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपको पता है 67वीं में 6 में 3 क्वेश्चन लिखने रहते थे, लेकिन यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन कर दिया। चाहे सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 2 की बात करें, दोनों में 5-5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए। और वो पांचों क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, पांचों क्वेश्चंस आपको पिकअप करना है और वो सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो पहला देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो इस पे क्या क्या करना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। और देखिएगा बेसिक बुक से क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोग सोर्स के लिए निश्चिंत रहिए। यदि आप एनसीईआरटी बेसिक चीज़ पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपको वहाँ से इजीली बन जाते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। अब जब 8 क्लास की बुक देखोगे पढ़ोगे, 8 क्लास की, देखो यहाँ पे हमारे अतीत 3 भाग 1 है, कक्षा 8 के लिए इतिहास की। देखिए यहीं से चैप्टर नंबर 5 है, जब जनता बगावत करती है 1857। और उसके बाद बताइए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, 1858 का अधिनियम। यहाँ जब आप नीचे आओगे, जब नीचे आओगे तब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अंग्रेजों में जो यहाँ पे है ना विद्रोह के बाद के साल, विद्रोह के बाद के साल, आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ते तो यहाँ से ये क्वेश्चंस आप इजीली तरीके से कर लिए होते और बेहतर लिख पाते। तो आप बेसिक बुक करोगे तो उससे भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चंस आते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन। देखो एक बुक से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, एक ही बुक से 8 क्लास की बुक से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखो आदिवासी दीकू एक स्वर्ण युग की कल्पना, चैप्टर नंबर जब 4 चलोगे, ये चैप्टर नंबर था आपका 5 और चैप्टर नंबर 4 से देखिए बिरसा मुंडा आंदोलन। जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो बखूबी तरीके से बिरसा मुंडा आंदोलन को आप बेहतर तरीके से लिख पाते और अच्छे अंक आपको मिलने के चांसेस रहते। फिर देखिए इंडिगो है ना, इंडिगो रिवॉल्ट, नील विद्रोह। आप एक नील विद्रोह सुने होंगे चंपारण में, 1917 में। तो वहाँ पे नील एक समस्या थी, वह नील विद्रोह नहीं था, नील विद्रोह भी एक समस्या थी, नील एक कारण था वहाँ पे। और जब नील विद्रोह की प्रॉपर बात कही जाती है तो 1859-60 में पावना एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। पावना एक जगह है जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, उस टाइम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो उस जगह नील आंदोलन हुआ था विश्वास बंधु के द्वारा, आपको पता ही होगा। और इस पर एक बुक भी फेमस लिखी गई है, कितने बार पीटी में क्वेश्चंस आता भी है, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र के द्वारा। तो इंडिगो रिवॉल्ट आप देखोगे तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे इंडिगो रिवॉल्ट की बात, नील विद्रोह और उसके बाद नील विद्रोह। देखो चैप्टर नंबर 3, एक चैप्टर 5 से, एक चैप्टर 4 से, एक चैप्टर 3 से, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है नील विद्रोह और उसके बाद। तो आप यदि अच्छे से 8 क्लास के एनसीईआरटी या कोई भी एनसीईआरटी बेहतर तरीके से आप पढ़ोगे, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इसको आप बखूबी तरीके से कर पाओगे। पहले था कि हाँ 20 क्वेश्चन गेसेज हो गए, 25 क्वेश्चन गेसेज हो गए, वहीं से क्वेश्चंस आते थे। अब ऐसा नहीं रहा। इसके लिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनेंगे उसके लिए एनसीईआरटी आप हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। और एनसीईआरटी के बाद एक रेफरेंस बुक रखिए, जैसे आप लोग को पता ही होगा स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम रखिए, तो आपके क्वेश्चन छोटे छोटे वाले छूटने के चांसेज कम रहेंगे। और अगला क्वेश्चन हम आते हैं पटना
कलम चित्रकला। तो आपको पता होगा 3 कला की बातें कही गई, मधुबन पेंटिंग की बातें हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 3 कला की, एक होता है पाला आर्ट, एक होता है पाला, एक होता है मौर्यंस, पाला प्लस मौर्यन आर्ट, और ये है फिर पटना कलम। ठीक है, फिर पटना कलम। तो हमेशा आप रोटेशन में देखोगे, यदि 67वीं की बात करें तो वहाँ पे मौर्यन आर्ट पूछा गया था। 67वीं की बात करें तो वहाँ मौर्यन आर्ट पूछा गया था। 68वीं में आपका क्या पूछा गया है? 68वीं में आपका पटना पूछा गया है। तो फिर जब पटना पूछा गया है तो पाला मौर्यन फिर इंपॉर्टेंट। लेकिन अब इस तरीके से नहीं है, हम एक तरीका बताएंगे, तीनों को आप बेहतर तरीके से तैयार कर लो। तीनों का नोट्स आपको बखूबी तरीके से तैयार होना चाहिए। यदि तीनों में कोई भी कला आ गया तो हम उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो पटना, पाला और मौर्यन तीनों का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। और रोटेशंस में आपको ये क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलेंगे, चाहे आप 10-15 साल का क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर देख लीजिए। ठीक है, एक जो क्वेश्चंस आया है देखिए, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास। प्राचीन काल में आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो हम इसका सोर्स आपको बता देते हैं। 11th क्लास का आप पढ़ लो एंशियंट 11th क्लास का आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लो। हम बता रहे हैं चैप्टर 6 11th क्लास का एंशियंट हिस्ट्री चैप्टर 6 आप पढ़ लो। वहाँ पे एक चैप्टर दिया हुआ है मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला। मंदिर स्थापत्य चैप्टर का नाम है मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला। ठीक है, जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर आपके ये चीज़ें, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, कैप्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट टाइम, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो आपको बिल्कुल हम सोर्स के साथ दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ताकि आपको 69वीं के लिए पता हो जाए, 70वीं के लिए पता हो जाए कि हमें सोर्स क्या फॉलो करना चाहिए। यदि आप बेहतर सोर्स फॉलो करते हो, अच्छे सोर्स को फॉलो करते हो, तो आपके एग्जाम निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की बात। और ये सारे क्वेश्चंस लिखने अनिवार्य हैं, और सारे क्वेश्चंस ये जो हैं 38 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? 38 मार्क्स के हैं। और जब अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो 19, 20, 22 नंबर यहाँ पे भी आप ला सकते हो। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग। पता है कि 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। लॉन्ग में भी पहले था कि और करके नहीं आता था, 6 में 3 क्वेश्चन पिकअप करने रहते थे, लेकिन अब है कि और में 2 में से 1 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग में भी चुनने हैं। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारक की चर्चा कीजिए। इसने स्वरूप प्रकार की किस प्रकार दिशा दी है। तो यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, आप देख लीजिएगा, 1-2 साल पहले बीपीएससी पूछा था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से दिया हुआ है और स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है। तो हम तो बोल रहे हैं एनसीईआरटी भी पढ़िए और साथ में एक रेफरेंस बुक के तौर पे यूज करिए स्पेक्ट्रम, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके बखूबी अच्छे तरीके से बनेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन आइए, ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा करें, इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए यहाँ टेक्निकल एडुकेशन पूछ रहा है और 67वीं में क्या पूछा था? वेस्टर्न एडुकेशन की बात कही थी। आप जाके 67वीं का क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन 38 में पूछ रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन वाला भी क्वेश्चन 38 में पूछ रहा है, और दोनों क्वेश्चन आप देखिएगा तो ये भी हाल फिलहाल में पूछे जाते रहे हैं और आगे आने की भी संभावना इसकी बनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन फिर आ गए, लॉन्ग वाले में ही चल रहे हैं। प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे भी फिर आप जाइएगा, देखिए एक 11 चैप्टर के यहाँ बताए, फिर 11th में ही है। 11th की जब एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो ये क्वेश्चंस आपके टैकल्स हो जाएंगे चैप्टर नंबर 6 में ही। चैप्टर नंबर 6 में ही दिया हुआ है और चैप्टर का नाम भी वही है, मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला। और उसमें देखिएगा एक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है नागर या
उत्तर नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली, ये टॉपिक उसके अंदर चैप्टर के अंदर ये एक हेडिंग दिया हुआ है। यदि ये पढ़ लेते तो यहाँ से शायद ये क्वेश्चंस आप बेहतर तरीके से लिख पाए होते। और एक चीज़ ये बता दे, इसके जो हुआ प्रीवियस ईयर अभ्यास क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो देखिएगा बैक में अभ्यास क्वेश्चन दिया रहता है, तो अभ्यास क्वेश्चन से ये सीधा सीधा उठाया होगा, वहाँ उत्तर और दक्षिण दोनों की बात कही गई है। आप देख लीजिएगा अभ्यास क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 6 में पीछे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण भारत छोड़ दीजिए, यहाँ पे उत्तर भारत पूछा है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके डिमांड के अनुसार आप एडजस्ट कर दीजिए उसके आंसर को, अच्छे से नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार का वर्णन। तो ये तो हमेशा थॉट से पूछा ही जाता है, चाहे आप गांधी के ले लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ले लीजिए, नेहरू ले लीजिए, ये पे आप इसके विचारक एक अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो बीपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, जिन जिन विचारक को पढ़ना है उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, फिर उस पर एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो आप सही डायरेक्शन में तैयारी करें तो आप क्वेश्चन के नज़दीक रहोगे और आप बेहतर कर सकते हो एग्जाम में। तो ये रही हमारी हिस्ट्री की बात, ये हमारी हिस्ट्री की। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि बीपीएससी का जो रुझान है वह एनसीईआरटी की ओर ज़्यादा झुकाव हो गया है। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद एक रेफरेंस बुक पढ़िए, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेफरेंस बुक को ही आप फॉलो करिए। तो हम हमेशा कहते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ा करिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 2 में, इसमें करंट अफेयर्स। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे हुए, देखिए करंट अफेयर्स होता है क्या है ना, जो भी सबसे हाईलाइटेड मुद्दा रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करंट अफेयर्स उठ के क्वेश्चंस आ गए, ऐसा नहीं होता है। जो भी हाईलाइटेड मुद्दा रहता है उसी से क्वेश्चंस बनते हैं, उसी से ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कहोगे सर ये सब क्वेश्चन, तो हम हमेशा कहते हैं कि एक न्यूज़पेपर पढ़िए, स्थानीय न्यूज़पेपर हो या फिर कोई एक अच्छे न्यूज़पेपर पढ़िए। अब इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो हम कहेंगे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई ऐसा नहीं कि द हिंदू भी पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़िए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कोई एक न्यूज़पेपर पढ़िए। और हिंदी मीडियम है तो राष्ट्रीय संस्करण आपको हर जगह नहीं मिलेगी बिहार में, लेकिन ऑनलाइन इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय संस्करण। और इंग्लिश में है तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से कोई एक, उसके बाद आप मैगजीन्स कहाँ से लाते हैं मुद्दा, वो भी तो लाते हैं पेपर से ही लाते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि मैगजीन्स को अलग से न्यूज़ मिल जाता है और अलग से सारा चीज़ छाप देते हैं। तो जब आप डेली पेपर पढ़िएगा तो मैगजीन्स में हर चीज़ें रिपीटेड देखने को मिलेगी, हर चीज़ें क्या मिलेगी, रिपीटेड देखने को मिलेगी। तो मैगजीन्स पढ़ने में भी आपको मन लगेगा यदि आप न्यूज़पेपर्स डेली फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एवं गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये आप जब हिंदू पढ़ते हैं तो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा राजस्थान गई थी और उसी को लेके यहाँ पे बात कही गई थी। तो द हिंदू में ये क्लियर सी दिया हुआ है, ये आर्टिकल्स हिंदू का है और हिंदू में इस चीज़ का बखूबी वर्णन किया हुआ है। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते तो आप इजीली कर पाते ये चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति और सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा से इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा ही है। तो इसके जो गोल हैं, गोल 16, इसके वर्णन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बखूबी तरीके से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन करिए, ठीक है। तो ये सब जब आप बोले ना, एक स्थानीय न्यूज़पेपर पढ़िए, एक कोई अच्छा राष्ट्रीय संस्करण के साथ, जैसे बिहार से हैं तो कोई भी हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, कोई भी एक स्थानीय न्यूज़पेपर पढ़िए तो उससे में ये न्यूज़ मिल जाएगा। और लास्ट में कोई देखिएगा कोई अच्छे कोचिंग्स का, कोई कोचिंग का मैं प्रमोट नहीं करूँगा, जो भी अच्छे मैगजीन्स आपको मिलेंगे बिहार के लिए वो आप पढ़ सकते हैं। और आई थिंक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो जब एग्ज़ाम रहेगा इस तरीके से पीटी या मेंस, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक अलग प्लेलिस्ट बना के करेंट अफेयर्स डाल दूँगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का। तो सोलर एनर्जी, देखिए सोलर एनर्जी आपका यहाँ पे मेंस में भी पूछा है, और आप आई थिंक जाके देखिएगा तो प्रीलिम्स में भी सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंपॉर्टेंट क्या वहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं सोलर एनर्जी से, जो एग्जाम दिए होंगे उनको बखूबी पता ही होगा। तो ये चीज़ें आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हो। आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय योजना सुशासन काम के विशेषताओं का आलोचनात्मक। तो हमेशा जब हम सुपर 30 टॉपिक्स करवाए थे बिहार के लिए, या अभी भी सुपर 30 टॉपिक्स मेरी चलती है, तो 7 निश्चय योजना हमेशा कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे मेंस के। यदि आपका 7 निश्चय योजना सही तरीके से याद है ना, तो ऐसा नहीं कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है तो आप यही क्वेश्चन आप कोई भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में कुछ योजनाओं का कोट कर सकते हो, बजट को कोट कर सकते हो, इकोनॉमी सर्वे को कोट सकते हो। इस तरीके से आप जब डालोगे डाटा पॉइंट, तो आपकी आंसर राइटिंग क्या होगी, इनरिच होगी, तो और से भी जो है 1-2 नंबर आप ज़्यादा ला सकते हो। ये फ़र्क होता है, और 1-1, 2-2 नंबर आप लीड करोगे ना, तो लास्टली में वही आपकी 15-20 नंबर की अंतर आ जाएगी। तो छोटा छोटा पॉइंट्स को आप टैकल करो, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे है, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है। आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं। क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। आपने क्या कहता है, अपने उत्तर के समर्थक में तर्क दीजिए। तो यहाँ पूछा है यूनिवर्सिटी टू सेटअप ऑफ कैंपस, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये सब पेपर में आर्टिकल्स बखूबी दिया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। तो जब आप पेपर पढ़ोगे तो आपको ये सब आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, और आप वहाँ से अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन, और यहाँ है ना, अपने उत्तर के समर्थक में तर्क दीजिए। तो अपने तर्क का देने का मतलब नहीं है कि अपना तर्क देना है, कि अपना मन से जो आएगा लिख देना। अपने तर्क का मतलब होता है विचारक जो बोले हैं, कुछ फिलोसफर या जो भी उसमें विद्वान बोले हैं या उसके विशेषज्ञ बोले हैं, उनका तर्क देना है। अपने तर्क का मतलब वही होता है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी तर्क दे दीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें करने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस आपको लगेगा पॉलिटी से, लेकिन पॉलिटी से नहीं है, करंट में न्यूज में था। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़, उससे उनके लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इस न्यूज में बना हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा। तर्क दीजिए, ठीक है। तो ये ना जाने कितने बार पेपर में आर्टिकल्स छपा होगा, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी न्यूज उठा के दे देंगे, ठीक है। दूसरे ग्रह से थोड़ी न्यूज आएगा जी, इसी ग्रह से न्यूज आता है, ठीक है। तो आप जब डेली न्यूज़पेपर से अपडेट रहोगे तो आप बखूबी इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो। क्या पूछ रहा है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव। आपको पता होगा आर्टिकल्स 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ पावर किसके, जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव के बीच, कार्यपालिका से न्यायपालिका के बीच पृथक्करण की बात करता है। और इसी में जब बेसिक स्ट्रक्चर की लेको बात कहे थे हमारे कौन, वाइस प्रेसिडेंट, कौन है वाइस प्रेसिडेंट, जगदीप धनखड़, तो बहुत ज़्यादा न्यूज में आए थे। और जब न्यूज में आए थे तो देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन भी बन गया। तो इस तरीके से जब आप डेली न्यूज पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको बनेंगे और क्वेश्चन छूटने के चांसेज कम रहेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, क्या आपको लगता है कि साल के अंत में दिल्ली में होने वाली G20 शिखर, आप देखिए G20 की बात कही है, G20 अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है, दिल्ली में फाइनल समिट हुई थी, पता ही होगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन 68 में भी होने से पहले भी पूछ लिया है, और हम गारंटी के साथ कह लेते हैं 69वीं में भी पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। और देखिएगा 69 की जब पीटी हुआ था तो भी G20 से क्वेश्चन था, और फैक्चुअल नहीं पूछा था, उसमें पूछा था वैश्विक व्यापार का कितना है, वैश्विक पॉपुलेशंस का कितना है। तो जिनकी मेंस की तैयारी G20 की रहेगी ना, जो मेंस ओरिएंटेड G20 पढ़े होंगे, मेंस ओरिएंटेड G20 पढ़े होंगे, वही
पीटी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको अच्छे तरीके से टैकल कर पाते। और G20 यहाँ भी पूछी गई और 69वीं में पूछने की पूरे चांसेज है। तो क्या पूछा है, G20 शिखर सम्मेलन के अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करने चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिणी विश्व के आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ लिखिए। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब G20 पूरे डीपली पढ़ोगे, ग्रुप ऑफ 20 क्या होता है, और इस बार तो आप देखोगे G20 का विस्तार भी हुआ है। पहले यूरोपियन संघ थे और अफ्रीकन संघ को भी जोड़ा गया, उसमें जितने देश थे वो अभी G20 के सदस्य बन गए हैं। ठीक है, इस तरीके से जब आप पढ़ोगे डीपली तब आपको यह पूरा स्टोरी समझ में आएगी और आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब सीरिया व तुर्की भूकंप आपदा में सहायता में राष्ट्र संघ की पहुंच एवं संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन। देख लिए क्वेश्चन कितना घुमा दिया। यहाँ इंडिया का टेक्स्ट नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछा है, यहाँ यूनाइटेड नेशंस की बात कर रही है। सीरिया और तुर्की भूकंप आपदा में राष्ट्र संघ की पहुंच। ठीक है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में सीधे नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा है। इन एक्सेस इन रिसोर्सेज मैनेजमेंट अबाउट सपोर्ट ऑफ सीरिया एंड टर्की अर्थक्वेक डिजास्टर। और आपको पता है जब इंडिया की बात करें, इंडिया एक ऑपरेशन भी चलाया था, क्योंकि टर्की आपको पता है विश्व पटल पे हमेशा इंडिया की आलोचना ही करता रहा है, लेकिन इंडिया जो एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त, तो इंडिया विश्व पटल पे यह बताता चलता है कि भैया कोई भी मेरा दुश्मन है, हमारे लिए तो सॉफ्ट नीति ही रहती है। हम कोई भी मतलब इस तरीके से आपदा आता है तो हम सबसे पहले उसकी मदद के लिए खड़े रह सकते हैं। ठीक है, चाहे वह यूक्रेन की बात करें, चाहे वह सीरिया की बात करें, टर्की की बात करें, चाहे वह अफगानिस्तान की बात हो, भारत हमेशा क्या करता है, सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पे जब अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे आर्टिकल्स तो समझ में आएगा। और यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा है, यहाँ सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा है, इंडिया की बात ही नहीं कर रहा है, इंडिया के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। तो क्वेश्चन जो जिस कंटेक्स्ट में पूछा गया है उसको पढ़ के आंसर लिखना है। आप सोचोगे ना कि बहुत लोग आते हैं कि सर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, मतलब वो सोचते हैं ना कि कुछ भी पूछा है तो लिख दो मेरा एग्जाम अच्छा गया। अब गांधी के बारे में कुछ और पूछ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह, गांधी के बारे में पूरा स्टोरी बता दो और बोल देना एग्जाम अच्छा गया, गांधी का पूरा एकदम टिप्पणी कर दो कि गांधी जी अब जन्मे थे, दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका से वापस गए, ये कि अरे भाई क्वेश्चन जिस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है उस पे आंसर, क्या उसके लिए आप एड्रेस किए हुए नहीं तभी आपको मिलेगा। और ऐसे भी पता है कॉपी अब टाइटली चेक हो रहा है, तो कुछ भी लिख के आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो सही तरीके से लिखने के लिए सही सोर्सेज को फॉलो करना है और उसके लिए क्वेश्चंस भी आपको समझना पड़ेगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे ना तब इसी बात पर जिक्र करेंगे कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करा रहे हैं, इस क्वेश्चंस को लिखा कैसे जाए, इस क्वेश्चंस को समझा कैसे जाए। बहुत बच्चे तो ये नहीं समझ पाते हैं, जैसे आप मूल्यांकन कीजिए, तर्कों के साथ लिखिए। ठीक है, इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन ही तर्क दीजिए। ठीक है, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण करिए। ठीक है, आलोचनात्मक मतलब क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को दर्शाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चे कीवर्ड नहीं समझ पाते हैं, कीवर्ड जब आप समझोगे तभी आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के लास्ट वर्ड आपको बखूबी तरीके से समझना पड़ेगा, बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाके उस क्वेश्चन का आप सही आंसर लिख सकते हो। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है और आप लिख दो और उसके बाद कोई एग्जाम अच्छा गया और उसके बाद नंबर नहीं दिया, ऐसे में 0 नंबर भी बैठा सकता है चेकर। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से लिखने के लिए बेहतर तरीके से क्वेश्चन पे समझ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट वन में देखो डी आई आपको 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं, तो ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले आज GS1 और GS1 की बात की और आगे जो हम लेके आएंगे GS2 की आएंगे। GS2 के लिए कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, GS2 के लिए कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस पे हम बात करेंगे GS2 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में GS2 के साथ, और भी छोटे छोटे टॉपिक्स लाते रहेंगे। और आप लोग समझते हो ना कि सिर्फ यूट्यूब से सिलेक्शन हो जाएगा, ये भ्रम में मत रहिए। यूट्यूब से सिलेक्शन आपको
कोई ऑथेंटिक्स बुक पढ़नी पड़ेगी। अब पॉलिटी की बात कर लीजिए, पॉलिटी ठीक है, ऊपर ऊपर से बेसिक कंसेप्ट के लिए यूट्यूब या बेसिक बुक्स फॉलो कर, जब तक पॉलिटी को करंट से लिंक नहीं करोगे, अब मानो कि जजमेंट्स आया है, ठीक है, जब तक आप जजमेंट्स को, एग्जाम्पल को, ये सब कोट नहीं करोगे तो अब नंबर नहीं मिले। अरे एवरेज सबको, प्रेमबल सबको पता है, फंडामेंटल राइट सबको पता है, डीपीएसपी सबको पता है, आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं उस चीज़ों का नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, नहीं तो एवरेज सब लिख के आ रहे हैं। अब जैसे कि अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो अभी आपने सुना होगा 2022-23 का जजमेंट है, बैन ऑन मीडिया चैनल्स, ठीक है, मलयालम था, मलयालम का मीडिया चैनल था, बैन ऑन मीडियाज, ठीक है। तो इस पे 2023 जब आप डेली न्यूज पढ़ोगे तब तो आप जान पाओगे ना कि ये आया फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है। और जब गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जब ये लगाया था, इस पे क्या बैन लगाया था, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था? फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, 2023 का जजमेंट है, क्या ये लक्ष्मीकांत में मिलेगी आपको? क्या ये एनसीईआरटी बुक में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आपको इसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में न्यूज़पेपर के साथ में मैगजीन रखो, तब आप सफल हो सकते हो। यदि ऊपर ऊपर पढ़ना है तब तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तब तो आप छोड़ ही दो, है ना। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट माध्यम नहीं है, कोई भी नहीं, आपको एक बार डीपली पढ़ना ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सब तथ्य के साथ कि बताएंगे कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, जजमेंट को कोट कैसे किया जाए, बजट इकोनॉमिक सर्वे को किस तरीके से टैकल्स किया जाए। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।